सीजफायर के तीसरे दिन 17 बंधकों की रिहाई हुई है। इसमें 14 इजरायली और 3 थाई बंधक है जिनको रिहा किया है हमास ने। रिहा बंधकों में 9 इजरायली बच्चे भी शामिल हैं। बंधकों को हमास ने रेड क्रॉस को सौंपा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा दिन युद्ध विराम का और तीसरे दिन 17 बंधकों की रिहाई की गई, जिसमें 14 इजरायली हैं और 3 इसके अलावा विदेशी नागरिक और 9 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। जो इजरायली बच्चे हैं वो भी रिहा किए गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिनको हमास की तरफ से रिहा किया गया। और एक और बड़ी खबर अमेरिकी बंधक की रिहाई पर जो बाइडेन ने खुशी जाहिर की। 4 साल के अबीगैल एडन की रिहाई पर खुशी जाहिर की। अबीगैल एडन को हमास ने इजरायल को सौंपा। सभी बंधकों को छुड़ाना हमारी पहली प्राथमिकता है, यह जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। और एक और बड़ी खबर युद्ध विराम के बीच नेतन्याहू ने गाजा पट्टी का दौरा किया। गाजा पट्टी में आईडीएफ के अधिकारियों से मुलाकात की। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सुरंग का भी नेतन्याहू ने मुआयना किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी और अहम जानकारी जो खबर हम आपको बता रहे। युद्ध विराम के बीच नेतन्याहू खुद गाजा पट्टी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आईडीएफ के जवानों से मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया। और एक और बड़ी खबर दमिश्क के एयरपोर्ट पर भीषण हवाई हमला हुआ। इजरायली वायुसेना ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद दमिश्क के एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद हो गई है। इधर इजरायली हवाई हमले पर सीरिया का बहुत बड़ा दावा। अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया। सीरिया का दावा मिसाइलों को लक्ष्य से पहले ही मार गिराया। सीरिया की तरफ से इस बात का दावा किया गया। तो हमास के खिलाफ इजरायल की जंग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भीषण हो सकती है। बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम रोकने की डील के बीच इजरायल ने गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। ईरान पर ही इजरायल और अमेरिका की टेढ़ी नजर है, क्योंकि इन दोनों देशों पर ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर रहे हैं। यह जंग अगर ईरान तक पहुंची तो उसकी आग में पूरी दुनिया झुलस जाएगी। इसकी चेतावनी भी जारी हो गई है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ चुकी इस दुनिया को अब सिर्फ भारत से आस है। विश्व शांति की उम्मीदों का केंद्र भारत आखिर क्यों है? आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में युद्धकाल विराम, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सेना को कोहराम। इजरायल के तेवर से साफ है कि बंधकों की रिहाई की डील पूरी होते ही हमास के खिलाफ उसकी आर पार की लड़ाई का अगला चरण शुरू हो जाएगा। इस जंग का अगला चरण और भयानक होगा। अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा गाजा पट्टी में पहले दौर के हमले से लगाया जा सकता है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बारूदी लड़ाई वैसे तो बीते 75 साल में कभी नहीं थमी, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायल के आक्रोश की जो आग भड़की, उसमें हमास के साथ गाजा पट्टी का संपूर्ण विनाश तय माना जा रहा है। हमास और इजरायल की लड़ाई में पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी है।
अरब देशों की अगुवाई वाला एक गुट है जो इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में खड़ा है, जबकि अमेरिका की अगुवाई में ज्यादातर पश्चिमी देश इजराइल की कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। इस खेमेबंदी की वजह से ही यह खतरा गंभीर हो गया है कि कहीं इजराइल और हमास की लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई तो क्या हो। चीन समेत दुनिया के कई एक्सपर्ट्स तो चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गाजा पट्टी की लड़ाई में ईरान की सक्रियता बढ़ी तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच परमाणु युद्ध भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु विनाश के खतरे से बचाने के लिए अब सबकी उम्मीदें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने गाजा के संकट के दौरान सही को सही और गलत को गलत कहने का दम दिखाया। बाईस नवंबर 2023। नमस्कार। आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के संगठन G20 के वर्चुअल सम्मेलन का ऐलान पीएम मोदी ने सितंबर में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान ही कर दिया था। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे मुश्किल हालात में G20 वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह किया कि यह समय इजराइल को घेरने या उकसाने का नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता खोजने का है। आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजराइल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। आज संकटों के जो बादल हम देख रहे हैं, वन फैमिली में वह ताकत है कि हम शांति के लिए काम कर सकते हैं। मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से हम आतंक और हिंसा के विरुद्ध और मानवता के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज विश्व की मानवता की इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए भारत कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। G20 वर्चुअल समिट से एक दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स देशों के नेताओं की स्पेशल वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इजराइल के बंधक संकट और गाजा पर इजरायली सेना के विध्वंस पर चर्चा होनी थी। सम्मेलन से पहले ही भारत के अलावा ब्रिक्स के बाकी सदस्य देशों ने इजराइल के हमलों को ज्यादती बताना शुरू कर दिया था। ब्रिक्स की इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। ब्रिक्स के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में साझा बयान जारी किया गया, जिसमें हमास के कब्जे से सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई, जबकि भारत के अलावा अन्य देशों ने इजराइल को चेतावनी दे डाली कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को जबरन हटाने की कोशिश ठीक नहीं है। भारत ने ब्रिक्स के मंच पर ही दोहराया कि उसकी नीति इंसानियत के पक्ष में है। We are all aware that the immediate crisis was triggered by the terrorist attack of 7th October. Where terrorism itself is concerned, none of us should or can compromise with it. Hostage taking is equally unacceptable and cannot be condoned. Subsequent developments have deepened our concern even more as we witness large-scale civilian casualties and a humanitarian crisis. We strongly condemn any death of civilians. Excellencies,
along with the need for restraint and immediate humanitarian support, India also emphasizes the peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. बात से ही विवाद हल होगा, यही बात पीएम मोदी ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भी कही थी। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और यूरोप के देशों को परमाणु युद्ध की खुली धमकी दे चुके थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राष्ट्रपति पुतिन को समझाया कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। दुनिया के 4 देशों ने विनाशकारी चतुर्भुज बना दिया है और इस चतुर्भुज के केंद्र में है सुपर पावर अमेरिका। 4 देशों की इस चौकड़ी से अमेरिकी सरहद एटमी नोक पर आ गई है। आखिर किस तरह से पहली बार अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे बदलने लगा है और अमेरिका की बादशाहत को हर देश चुनौती देने में लगा हुआ है। इतिहास में पहली बार अमेरिका खुद को असहाय महसूस कर रहा है। पुतिन से लेकर जिनपिंग और रईसी से लेकर किम जोंग अमेरिका के खिलाफ कौन सी खौफनाक प्लानिंग कर रहे हैं, ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। जिस अमेरिका की दुनिया में तूती बोलती थी, जो अमेरिका सुपर पावर का दम भरते हुए ग्लोबल ऑर्डर लीड करता था, जो अमेरिका खुद को महाशक्ति मानते हुए दुनिया के हर हिस्से में अपना वर्चस्व दिखाता था, आज वो अमेरिका ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसने दुनिया के चारों कोनों में अपने दुश्मन बना लिए हैं। आज वो अमेरिका ऐसे हालात का सामना कर रहा है जो उसने कोल्ड वॉर में भी नहीं देखे। दुनिया के 2 हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन में महाविनाश जारी है, तो वहीं अब इजराइल हमास युद्ध में भीषण नरसंहार हो रहा है। लेकिन दुनिया एक नए बैटल के लिए तैयार हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया उस ऐतिहासिक पड़ाव से गुजर रही है जहां सुपर पावर्स ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं और इसका अंजाम है विश्व विनाशक त्रासदी। चार देशों के चतुर्भुज ने दी अमेरिका की सत्ता को चुनौती। अमेरिका में बची हलचल, बच गया एटमी प्रहार का बिगुल। पुतिन, जिनपिंग, रईसी और किम, गाजा की आग, बाइडेन तक राख। आ गया विनाशक मोड़, जल थल नभ से होगा आक्रमण। ये इतिहास में पहली बार है, ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी में पहली बार है, ये पहली बार है जब एक साथ कई देशों ने सीधे अमेरिका के बादशाहत को चुनौती दी है।
पहली बार वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है और इसी के साथ एटमी महाविनाश का ट्रिगर दब गया है। यूक्रेन में रूस का बारूदी ज़ल्ज़ला अभी थमा भी नहीं था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है और इसके टारगेट पर है अमेरिका। अब समझिए कैसे। बाइडेन के 4 दुश्मन जो उन्हें धमकी दे रहे हैं। पहले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, तीसरा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और चौथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन चारों ने तय कर लिया है कि वो अमेरिका के बादशाहत को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन चारों ने ऐसी हलचल मचा दी है जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका की सारी प्लानिंग फेल हो सकती है और अमेरिका से डायरेक्ट जंग का सायरन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस ने भी बजा दिया है। समंदर में अमेरिका को अपनी शक्ति पर गुमान है। अमेरिका खुद को समंदर का शिकारी मानता है क्योंकि उसे अपने 11 एयरक्राफ्ट कैरियर पर नाज है। समंदर में अमेरिका की ये वो ताकत है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए अमेरिका खुद को दुनिया का किंग मानता है। लेकिन अमेरिका के दुश्मन रूस ने अमेरिका की इसी ताकत को चुनौती दी है। यह ऐलान खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया है। सर्गेई शोइगु ने कहा, रूस अब ऐसे वॉरशिप्स बनाएगा जिस पर हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल तैनात की जा सकेंगी। रूस खास तौर से ऐसे वॉरशिप्स बनाएगा जो समंदर में किसी भी टारगेट को पल भर में नेस्त नाबूद कर सकेंगे। ऐसे वॉरशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप स्ट्राइक ग्रुप्स को भी निशाना बना सकेंगे। यानी रूस ने समंदर में खुद को सर्वशक्तिमान बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। मिलिट्री डिपार्टमेंट बोर्ड की मीटिंग में ही शोइगु ने अमेरिका का नाम लेते हुए किसी भी तरह के खतरे से निपटने की बात कही है। शोइगु ने कहा, अमेरिका से मिलने वाली किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए रूस तैयार है और रूस को कमजोर करने की किसी भी अमेरिकी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। समंदर में यूएस कैरियर ग्रुप्स रूस को किसी भी तरह से नहीं डरा सकते। इसलिए अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस समंदर में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यानी रूस का पूरा फोकस समंदर पर है। रूस ने तय कर दिया है कि भले ही अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर दुनिया के देशों को डराता हो, लेकिन रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। इसके लिए रूस ऐसी तैयारियों में लगा है जिसने पेंटागन तक को परेशान कर दिया है। रूस ने अब अपने हर वॉरशिप पर बेहद घातक मिसाइल्स तैनात करने की कसम खा ली है जिससे वो समंदर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट कर सके। रूस का पहला ब्रह्मास्त्र है P700 ग्रेनेड मिसाइल। इसका वजन है 7000 किलो। इसकी वॉरहेड क्षमता है 750 किलो। इसकी स्पीड है 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 625 किलोमीटर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह करने में सक्षम है। रूस का दूसरा ब्रह्मास्त्र है P800 ऑनिक मिसाइल। इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। इसकी स्पीड है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। यह सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। यह मिसाइल ज्यादातर रूसी वॉरशिप में तैनात है। रूस का तीसरा ब्रह्मास्त्र है 3M22 जिरकॉन मिसाइल। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 9878 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। इसकी वॉरहेड क्षमता है 400 किलो। रूस का चौथा ब्रह्मास्त्र है
एडमिरल गोलोवको वॉरशिप। ये प्रोजेक्ट 22350 का तीसरा वॉरशिप है। ये जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। ये कैलिबर और ऑनिक्स मिसाइल से भी लैस है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरशिप्स में से एक है। ये रूस के घातक ब्रह्मास्त्र हैं जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर कहर ढा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, रूस ने पिछले महीने ही जमीन, आसमान और समंदर से न्यूक्लियर स्ट्राइक की जबरदस्त ड्रिल भी की है। लैंड बेस्ड साइलो, न्यूक्लियर सबमरीन और बॉम्बर एयरक्राफ्ट से रूस ने वो टेस्ट किए हैं जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक को हिलाकर रख दिया है। जाहिर है रूस ने अमेरिका को टारगेट करने के लिए अपने वॉर वेपन रेडी करना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका लगातार रूस को नीचा दिखाने के लिए बयान जारी कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में रूस की हार हो रही है, इसीलिए वो दूसरे देशों की शरण में जा रहा है। अमेरिकी प्रेस में पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह का बयान दुनिया भर में गया। इसमें कहा गया कि रूस की हार हो रही है और यही पुतिन को बर्दाश्त नहीं। पुतिन इसे सबसे बड़ा झूठ मानते हैं। पुतिन कहते हैं अगर रूस हार रहा है तो अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार क्यों सप्लाई कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, पुतिन ने चुटकी लेते हुए बाइडेन को अपने यहां चाय पर भी बुला लिया।